बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। आज हम 2016 का थर्ड पेपर करने वाले हैं और स्टूडेंट्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होने वाली हैं क्योंकि पीछे आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिपीट होंगे, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एज इट इज़ रिपीट होंगे और कुछ स्लाइड चेंज के साथ आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग: एवोगैड्रोस नंबर, लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्री। एवोगैड्रोस और स्टोइकियोमेट्री ऑलरेडी आप 2013 के फर्स्ट पेपर में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर चुके हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का डिफरेंस शो किया है। ठीक है, क्योंकि अक्सर पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो आपको ये मेन पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने मेंशन करने हैं। अगर आपसे सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा गया तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा वो एक्सेस है। द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये कैसे कंट्रोल करता है, देखें। अब 2 रिएक्टेंट्स आपने डाले हैं, एक रिएक्टेंट जो है वो जल्दी कंज्यूम होकर ख़त्म हो गया है। ठीक है, और ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जितनी बननी थी अब बन गई है, अब और प्रोडक्ट नहीं बन सकती। ठीक है, इट मीन्स कि जो जल्दी ख़त्म हो गया है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था और वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेस में हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट लिमिटिंग रिएक्टेंट इट इज़ यूजली कॉस्टली। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं कि कॉस्टली जो रिएक्टेंट होता है उसी को हम कम अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, ताकि वो पूरा का पूरा रिएक्ट भी कर ले और हमारा रिएक्टेंट ज़ाया भी ना हो। ठीक है, तो जो भी कॉस्टली रिएक्टेंट होगा उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट लेंगे। तो इसमें थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट इज़ यूजुअली कॉस्टली सो टेकन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होता है, इट इज़ मोस्टली चीप सो टेकन एज अ एक्सेस अमाउंट। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, नो अमाउंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, जब वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया कंप्लीटली तो कोई भी अमाउंट पीछे नहीं रह जाती। लेकिन एक्सेस में क्या है कि सम अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन। तो लास्ट में आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि अगर हम 3 मोल्स ऑफ अमोनिया को 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की अमाउंट कम कर देते हैं, 1.5 मोल ले लेते हैं हाइड्रोजन के और उसको 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ ही रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास 2 मोल्स नहीं बनेंगे बल्कि 1 मोल के बाद ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की जो है वो बच जाएगी, रह जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट और हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब ये पर्पल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी पिछले पेपर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2015 के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी सीख ली है। ठीक है, तो अब ये देखें, इन मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन्स थे तो सबसे पहले ये है कि हमें ये वाली सीक्वेंस आनी चाहिए। ठीक है, यानी S1S2 2S2 2p6 3S2। ठीक है, ये वाली तो ये सीक्वेंस कैसे आएगी, तो एक हिंट बता देती हूँ आपको कि उनसे जो है ना आप ये इजीली जो है वो चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत पहले एक डिटेल वीडियो में ये सिखाया था कि आपने ये वाला याद रखना है कि आपने कहना है कि स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी जो भी आपने बोला है ना 2 टाइम्स बोलना है, पब्लिक स्कूल। ये देखें, इसको भी 2 टाइम्स बोला है आपने, इसको भी 2 टाइम्स। डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब आपको जो है ना ऑर्बिटॉल्स की जो सीक्वेंस है उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देख लें कि आपको दिया क्या हुआ है। ठीक है, आपको 25 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए ना, तो आप इनके साथ जो है वो कोएफिशिएंट्स भी लगा सकते हैं। देखें, अगर मैं S को लगाऊंगी ना, S को, तो S1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये S के साथ मैंने लगा दिया। इसी तरह P जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से। ठीक है, तो यहाँ से 2p
3p, 4p, 5p एंड सो ऑन। इसी तरह D जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, 3D, 4D एंड सो ऑन। इसी तरह जो F है वो 4F से स्टार्ट होता है एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अब आपको ऑर्बिटॉल्स की तरतीब पता चल गई है। अब आपने 25 इलेक्ट्रॉन्स तक जाना था, तो आप इसको रफ पे लिख के आप लिखते जाएं, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 3s2, 3p6, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो 3d5। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो इजीली ये स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल से आप जो है वो याद रख सकते हैं, आपको नहीं भूलेगा और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला पार्ट बिल्कुल जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज हुंड्स रूल, गिव विद एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे लिखा है कि 2 एग्जांपल्स के साथ आपने करना है, तो 2 ही एग्जांपल्स आपने लिखनी है, एक नहीं लिखनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे ही एज इट इज़ रिपीट हो चुका है 2015 के फर्स्ट और 2016 के सेकेंड पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, गिव इट्स यूनिट्स। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2014 के सेकेंड पेपर में। ठीक है, आपने अच्छे से याद कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन पीछे काफ़ी पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, 2014 के दोनों पेपर्स में, 15 के सेकंड और थर्ड में। ठीक है, इट मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपने 7 हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल्स अपनी बुक में पढ़े हुए हैं और उन्हीं में से पेपर आता है। लेकिन यहाँ पर मीथेन जो है पीछे जितने पेपर्स में पूछा जा चुका है उसमें कभी इथाइन पूछा है, कभी इथीन पूछा है, कभी वाटर पूछा है, तो उसमें मीथेन नहीं पूछा। तो मीथेन का हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन स्लाइड चेंज के साथ आता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, उसको हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट। देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2s से 2p की तरफ जो है वो जंप करेगा, तो फिर हम लिखेंगे उसको एक्साइटेड स्टेट। अब 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हाइब्रिडाइजेशन करनी है 1s को और 3p's को मिला के हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी है और उससे हमारे पास जो है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, पिछली वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया होगा कि मॉलिक्यूल देखते ही आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट करना होता है सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स कैलकुलेट करने होते हैं। कितने सराउंडिंग एटम्स हैं कार्बन के? 4। ठीक है, और फिर आपने कार्बन पे कोई लॉन पेयर है या नहीं वो कैलकुलेट देखना होता है। कार्बन के तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 के 4 जो है वो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी लॉन पेयर नहीं होता, 0 लॉन पेयर है। ठीक है, इनको ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स का नंबर आ जाता है, यानी कि आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स रिक्वायर हैं। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स आपके पास कैसे बन सकते हैं? ठीक है, यानी एक s और 3 p's आपस में मिलेंगे तो ही हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होंगे। और अगर आपके पास आंसर आता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स तो आप इसका मतलब है कि एक s और 2 p's को आप मिला लें। ठीक है, तो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर आपके पास यानी सराउंडिंग एटम्स और लॉन पेयर को ऐड करके आंसर आ रहा है 2, तो इट मीन्स कि आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स चाहिए। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स किस तरह से आ सकते हैं? एक s और एक p को मिलाने से। तो इट मीन्स कि आपने उस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है। ठीक है, तो अब मीथेन का भी हमने देख लिया है, तो इसमें हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी है। 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स आ जाएंगे और जिनमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो 4 जो है वो सराउंडिंग जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के उनके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये हमने ऑपोजिट स्पिन शो की है जिससे ये शो हो रहा है कि आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, सेम स्पिन के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता। तो हमने ये साथ ये भी शो कर दिया कि ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 3 पार्ट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट, ठीक है, और स्ट्रक्चर का पार्ट और एट दी एंड एक्सप्लेनेशन का। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पार्ट था। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है यानी आपने ऑर्बिटॉल डायग्राम शो करनी है। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है मीथेन, इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स को आपने शो करना है, स्ट्रक्चर शो करनी है। ठीक है, एंगल शो करना है। टेट्राहेड्रल में एंगल होता है 109.5 का, यानी तमाम ऑर्बिटॉल्स का आपस में जो है वो 109 का एंगल है। ठीक है,
तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने मेंशन करनी है। अब एक्सप्लेनेशन में आपने एक या दो लाइंस लिखनी होती हैं जो आपने जिस तरह से ड्रॉ किया होता है। तो कार्बन एटम इन मीथेन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक हो गया। ऑल दी 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, यानी ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, चारों के चार, तो ये किस तरह से बन रहे हैं, ये किसकी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ये लूप जो है वो हमारे पास sp3 है और ये वाला s है, sp3s ओवरलैपिंग से ये बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपने पेपर में इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये देखें मीथेन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्ट, नीचे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ की और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। ये 3 इसके जो है वो पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन आइडियल गैस एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, और बल्कि ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है 2014 के सेकेंड पेपर में, तो ये यहाँ पर रिपीट हो चुका है 2014 के सेकंड पेपर में, और वहाँ पे हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है कि आइडियल गैस होती क्या है। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ आइडियल गैस, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने कॉजेज ऑफ डेविएशन बताने हैं कि किस वजह से यानी कौन सी कंडीशंस होती हैं तो जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करके डेविएशन शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये एक न्यूमेरिकल है। इफ़ 50 cm क्यूब ऑफ द गैस इन अ सिरिंज एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पहले उसका टेम्परेचर T1 जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसको हमने हीट करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए, ठीक है। और ये गैस है एक सिरिंज में फिल की हुई है, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि सिरिंज में आपको पता है कि वो एक पंप सा लगा होता है और वो पैक होता है, टाइटली पैक सिरिंज जो होगी, ठीक है। तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कहते हैं व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। और अगर वो जो सिरिंज के ऊपर जो पिस्टन सा लगा होता है ना, तो वो मूवेबल अगर हुआ है ना, फिक्स नहीं है, मूवेबल है, तो इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं हमें डाटा क्या क्या गिवन है, फिर उससे हम इक्वेशन भी निकाल लेंगे कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है T1 T2 आपने उसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है और V2 फाइंड आउट करेंगे। तो ये सिंपल वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात है और प्रेशर कांस्टेंट है और गैस की अमाउंट कांस्टेंट है, तो ये सिंपल चार्ल्स लॉ से आपने ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, ठीक है। उसको फिर आपने V2 के लिए अरेंज कर लेना है, न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ डालें और आपके पास आंसर आ जाएगा 56 cm क्यूब, ठीक है। न्यू वॉल्यूम ऑफ द हॉट गैस जो है वो कितना होगा 56 cm क्यूब। तो ये देखें बहुत ही सिंपल था, यानी तो इसमें कोई यूनिट कन्वर्जन भी नहीं थी, ये तो मतलब मुफ्त के नंबर स्टूडेंट को दिए हुए हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत मतलब बिलो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उसके लिए भी एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चंस ऐड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एडिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स गिविंग वन एग्जांपल ऑफ द ईच प्रॉपर्टी। अब ये लिक्विड्स के चैप्टर में है आपके पास, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने लिक्विड वाले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये इतनी स्टूडेंट्स इसको अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं ना कि बस ये तो कोई है ही नहीं, कुछ और याद करते रहते हैं, ठीक है। उसमें जो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो याद करते रहते हैं, तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। अब ये देखें उन्होंने ये कह दिया कि इनकी डेफिनेशंस आप बता दें, हमें डिफाइन कर दें और एक एग्जाम्पल दे दें। तो ये है तो बहुत ईजी, लेकिन अगर आपने याद ना किया हो प्रॉपरली तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें बेसिकली इनकी जो डेफिनेशंस है ना उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर बच्चे ने लिया हुआ है तो वो लिख सकता है। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से ही आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें कोई ना कोई ऐड होता रहे, कोई एटम्स ऐड होते रहे, नए नए एटम्स ऐड होते रहे, तो इसका मतलब है कि उसकी कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी उसी कोई भी मॉलिक्यूल या एटम आप कह लें कंपाउंड है, उसके अंदर अगर न्यू एटम्स ऐड होने लग जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है उसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मीथेन है, ठीक है, मीथेन में टोटल कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं, और अगर मैं कह रही हूँ कि इसमें एक और कार्बन और 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 2 हाइड्रोजन मीन्स कि इसमें हमने क्या चीज़ ऐड कर दी है, CH2 ऐड कर दिया है, ठीक है। मीथेन के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है, CH2 ऐड कर दिया। तो मतलब CH2 ऐड करने से इसका मॉलिक्यूलर मास पहले कितना था 16, तो अब इसका कितना हो गया 30,
ठीक है, यानी न्यू एटम्स ऐड करने से मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज होता जाएगा। अब जो जो भी एटम ऐड करेंगे उसका अपना मास होगा। आप ऑक्सीजन डालें, हाइड्रोजन डालें, नाइट्रोजन डालें, जो भी डालें, ठीक है, उसका अपना मास है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होता जाएगा। तो इस मॉलिक्यूलर मास की प्रॉपर्टी को कहेंगे दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसको आपने लिखना कैसे है, ऐसे सच प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द, यानी हम कह रहे हैं ये जो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, सच प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के ऊपर कितने नंबर हैं, यानी उसके अंदर 4 एटम है, 5 एटम है, 10 एटम है, कितने हैं, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी, और दूसरा काइंड्स ऑफ एटम्स पे, यानी किस तरह के, सारे एक ही तरह के हैं या सारे एक ही नेचर के हैं या डिफरेंट काइंड्स के हैं, यानी एक हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो एक काइंड्स पे भी डिपेंड करता है और फिर नंबर ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये इसकी क्या डेफिनेशन है, सच प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड नॉट देयर नंबर। ठीक है, एग्जांपल है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी एक ऑप्टिकल एक्टिविटी, अच्छा ऑप्टिकल एक्टिविटी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उनकी पोजीशन जो है वो स्पेस में डिफरेंट है, ठीक है, उनकी पोजीशन इन स्पेस डिफरेंट है, तो उनको हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और उनके ऊपर अगर हम लाइट फॉल करवाते हैं, उनके ऊपर हम लाइट फॉल करवाते हैं तो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करती हूँ ना, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो अब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि इनके ऊपर जब लाइट फॉल करवाई जाती है तो ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो वो ये डिफरेंट बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स हैं, थोड़े नंबर्स हैं, ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूल, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये वैसे अब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका सेकेंड ईयर में इंक्लूडेड है ये टॉपिक। ठीक है, जिसमें आप प्रॉपरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसको हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो आपने जो सॉल्यूशंस में बहुत डिटेल्स भी पढ़ी हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ आइंस या मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इसकी एग्जांपल है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ कि वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होगा कि हमारे पास एक सॉल्वेंट था और उसमें सारा का सारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, और उसका एक ख़ास वेपर प्रेशर है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 100। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो अब सरफेस पे जो है ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हैं और उसके साथ साथ जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लेस हो गया, हम कहते हैं 80 हो गया। ठीक है, यानी अब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। अब आपने जो यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया ना, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया है जो, ठीक है, हो सकता है कि वो आपने 1 मोल ऑफ ए, मैं कह देती हूँ एक ए सॉल्वेंट है, वो आपने ऐड किया था और इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया 80 पर। ठीक है, 100 से 80 पर डिक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर आप इसमें अगेन एक और एक्सपेरिमेंट करें और सेम आप उतना ही सॉल्वेंट लें और उसके अंदर 1 मोल ऑफ बी सॉल्यूट ऐड करें, 1 मोल ही डालिएगा। ठीक है, तो वो बेशक कोई और सॉल्यूट हो लेकिन 1 मोल ही होना चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, 1 मोल ही होगा तो उसका भी प्रेशर इतना ही डिक्रीज़ होगा। फिर आप सी कोई सॉल्यूट ले लें, वो इसमें ऐड करें 1 मोल, उसका भी वेपर प्रेशर इतना ही डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ होता है,
ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल में तो हमें पता है ना कितने नंबर्स होते हैं, 6.02 10 पर 23 पार्टिकल्स। मीन्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इस पे नहीं डिपेंड करती कि पार्टिकल आपने कौन से वाले डाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आपने डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है कि सच प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आइंस एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर एटम्स कम अटैच हुए हैं, ज़्यादा अटैच हुए हैं, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इसकी एग्जांपल्स ये आपके पास हैं सारी की सारी, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। तो इसको आपने प्रॉपरली इस तरह से कॉलम बना के लिखना है। जब भी मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके माइंड में आए तो आपने आइस सोचकर आइस के बारे में बातें लिखनी है। ठीक है, और मेटालिक सॉलिड जब आ जाए कोई भी आपने मेटल सोच लेनी है, जैसे कि कॉपर वायर्स होती है ना बिजली की, उसके अंदर मेटल होती है वो, यानी बिजली की जो तारें होती हैं वो मेटल से मिलकर बनती है ना, कॉपर मेटल। ठीक है, तो वो मेटल अपने माइंड में रखनी है और कॉपर मेटल, और फिर आपने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपने आइस को माइंड में रखना है। देखें क्या लिखा हुआ है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सॉलिड आर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल से भी बन सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से भी बन सकते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, आइस और अगर हम इसमें नॉन पोलर की एग्जांपल लें तो वो आयोडीन भी हमारे पास, आयोडीन सॉलिड में जो होता है I2, तो वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, अब हम मेटालिक सॉलिड देखते हैं। मेटालिक सॉलिड में हमारे पास क्या है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच मेटल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड्स आर नोन एज मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास कोई भी मेटल्स होती हैं, क्योंकि मेटल एटम्स में वो तो कुछ होता ही नहीं है, सब मेटल एटम्स आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जिन मेटल एटम्स के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दिया सोडियम एंड कॉपर मेटल। तो सेकेंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है, 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होल्ड देम टुगेदर। ठीक है, यानी अब हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, क्योंकि डायपोल यानी पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं और नॉन पोलर भी हैं, तो पोलर हैं तो उनके दरमियान में हमारे पास डायपोल इंटरेक्शंस होंगी जैसे कि आइस और शुगर, और अगर नॉन पोलर हैं तो उनके दरमियान में वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगी जैसे कि आयोडीन S8P4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इस साइड आप मेटालिक सॉलिड्स में क्या लिखेंगे, इन मेटालिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली उस तरह से कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती, मेटालिक बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो थ्योरी क्या है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी किस तरह से इन्वॉल्व है कि आपके पास पॉजिटिव आइंस मेटल्स में यहाँ पर फिक्स पोजीशंस पर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इधर उधर मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया होता है, और ये भी नहीं पता चलता होता कि ये इलेक्ट्रॉन किस मेटल एटम का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी वन मेटल आइन। ठीक है, हम बता नहीं सकते कि ये कौन से मेटल आइन से आए हैं, कौन से मेटल आइन से आए हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इनके इसी तरह से क्लाउड की फॉर्म में जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर भी हल्का सा ड्रॉ कर देना है, और उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन सी सराउंडिंग द कैटाइंस, यानी आप ये बता रहे हैं कि ये इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सी है, इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर है जिसने कैटाइंस को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो इनकी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, दे आर कंडक्टर्स ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एंड दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी जैसे अगर आप आइस का सोचें, ठीक है, तो वो तो शीट्स में, पतली पतली शीट्स में और पतली पतली वायर्स में तो कन्वर्ट नहीं हो सकती आइस। ठीक है, तो दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। आपको पता है आइस एकदम से मेल्ट हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी उसके कम है। एंड दे मे बी वोलेटाइल, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम से उड़ भी जाएं। ठीक है, यानी वो वोलेटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने तो आपको माइंड में कहा है कि एक एग्जाम्पल रखें, लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आती हैं, तो एक को माइंड में रख के आप ये
सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मेटालिक सॉलिड्स का लिखेंगे, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे मे बी मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी आपको पता है कि जैसे कॉपर है, कॉपर मेटल है, तो उसकी पतली पतली जो है वो वायर्स बनाई जा सकती हैं, और उनकी जैसे एल्यूमिनियम की जो है वो शीट्स बनाई जा सकती हैं, वायर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, एंड दे आर नॉट वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल नहीं होते, ठीक है, ये यानी लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट होके और गैशियस फॉर्म में नहीं जाते ये, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको 3 डिफरेंसेस पूछे हुए थे तो आपने उसमें जो है वो ये वाला जो मेन था ना इसकी डेफिनेशन वाला, ये वाला ज़रूर लिखना है, ठीक है, जिसमें आप इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड को। फिर आपने इनकी फोर्सेस वाला पॉइंट भी ज़रूर बताना है, और उसके बाद थर्ड जो है वो आप इनमें से कोई भी बता सकते हैं, ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स या मेलिएबल डक्टाइल का कोई पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, write the relationship between the equilibrium constant Kp with the following equilibrium constants, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, सिंपल, आपने इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ रिलेशनशिप्स लिखने हैं। तो पहले आप जो है वो इसका लिख लें, जनरल इक्वेशन लिख लें पहले, एक a प्लस बी गोज़ टू फॉर्म c प्लस डी, ठीक है। कंसिडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन a प्लस बी गोज़ टू फॉर्म c प्लस डी, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अगर हमने इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस लिखना है तो हम Kc की फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। और उनके जो आपके पास यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो मोल्स हैं वो एज अ कोएफिशिएंट हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है फॉर मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स। और अगर आपके पास ये पार्शियल प्रेशर्स में है तो आप इसको इस तरह से पार्शियल यानी पी की फॉर्म में लिखेंगे। मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स में आपने एक बात याद रखनी है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन बाकी आगे जो होंगी वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालनी, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट्स डालनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अब हमने जो है वो P को शो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स में शो करना है तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे, स्मॉल n से लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल n में हम बताएंगे कि ये जो है वो रिएक्टेंट C है और उसके नंबर ऑफ मोल C हैं, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं D के D मोल्स के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको शो करना है। लास्ट में अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, x, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है लिखना। अगर आपको सिंपल केसी एक्सप्रेशन में बोला जा रहा है ना तो आपने उसमें इस तरह से लिखा था, यानी ये प्रोडक्ट था और उसका ये डाला था, ये, ठीक है, इस तरह से डाला था। लेकिन फिर आपने क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालनी, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालनी, सिंपल ब्रैकेट्स डालनी हैं, ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं हैं, अगर मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मोल्स शो करने हैं, ठीक है। यानी आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, सी के और डी के, ठीक है। और इसी तरह अगर प्रेशर है तो आप इसको एन की जगह जो है वो पी शो कर देंगे, ठीक है, यानी पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए हैं तो पी शो कर देंगे। और अगर आपके पास मोल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो आप उसको मोल फ्रैक्शंस मीन्स के एक्स शो कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको लिखना है और एट दी एंड इनके जो एक्सप्रेशंस का रिलेशनशिप है वो आपस में आपने मेमोराइज कर लेना है। Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा n, Kp इज इक्वल्स टू Kn P डिवाइडेड बाय n होल, इसका जो है डेल्टा n लिखना है आपने, और Kp इज इक्वल्स टू Kx P डेल्टा n, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉपरली ये फार्मूलाज आते होंगे तो आप लिख लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से गलती कर देते हैं कि वो Kp इज इक्वल्स टू Kc को लिख देते हैं फार्मूले में, Kc इज इक्वल्स टू Kp, तो उनका सारा का सारा जो न्यूमेरिकल हो जाता है ना वो गलत हो जाता है, ठीक है। डेल्टा n ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
यूजिंग द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी एंड इट्स यूनिट्स। तो ये आपने इसके केसी और उसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक से ही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल या एसएलओ बेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपकी बुक की एग्जांपल का ना ये इक्वेशन चेंज कर दी है, ठीक है। आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर 7 में से एग्जांपल आई हुई है, लेकिन वैल्यूज सेम है, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन भी वही दी हुई है, बी की भी, सी की भी, ए बी प्रोडक्ट की भी वही जो वो आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन डिफरेंट कर दी है ताकि वो देखें, एग्जामिनर देख रहा है कि क्या स्टूडेंट को जो है अगर कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो वो केसी एक्सप्रेशन लिख सकता है और उसमें वैल्यूज डाल के उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर केसी एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होता है ना, ठीक है। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी, और उसके कितने मोल्स हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे यूँ कर दें, ठीक है। और ए कितना है, ए का 1 मोल है और बी के 3 मोल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इनके अंदर मोलर कंसंट्रेशंस आप फिल कर लें और जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये हमने इक्वेशन लिखी, किसी एक्सप्रेशन लिखा और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि मैंने साथ इसके यूनिट्स वैसे लिख दी हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स जब आप देखते हैं, अगर आपको वैसे न्यूमेरिकल आता है और आपको नहीं कहा जाता कि यूनिट्स फाइंड आउट करें, तो आपने फिर भी यूनिट्स देखना होता है कि ये आपस में, ये देखें, ये 2 है ऊपर, ये नीचे 3 है और यहाँ पे 1 है पावर, ठीक है। तो यानी 2 जो है नीचे 4 है, ऊपर वाला 2 नीचे 4 वाले के साथ कट जाएगा तो हमारे पास नीचे 2 बच जाएंगे। तो बेसिकली नीचे मोलर कंसंट्रेशंस हमारे पास 2 बच जाएंगी और उनको जब हम लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे, देखें नीचे मोलर कंसंट्रेशंस बचेंगी तो क्या होगा, मोल्स पर डीएम क्यूब जो है वो 2 बच गए, ठीक है। यानी मोल्स का स्क्वायर डीएम क्यूब, मोल्स का स्क्वायर और डीएम का 6 बच गया, ठीक है। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये हमारे पास इस तरीके से करके इसकी पावर्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप प्रॉपरली इसका हमें यूनिट भी फाइंड आउट करके दिखाएं, तो आप इक्वेशन लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। ये देखें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, अब आप इसमें मोलर कंसंट्रेशंस ऐड करेंगे, यानी एक कंसंट्रेशन जो होती है ना मोलर कंसंट्रेशन m, तो उसका होता है यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब। तो पर डीएम क्यूब में को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, मोल्स पर डीएम क्यूब। तो जब हम इसको काटेंगे तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 4 टर्म्स के साथ जब कटेगा तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे जो है वो हमारे पास 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मोल जब ऊपर जाएगा तो ये पर मोल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये डीएम क्यूब जब ऊपर जाएगा तो ये डीएम 6 हो जाएगा, 3 to the 6 और माइनस जो है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ईजी है यूनिट्स कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पहले 11 क्वेश्चंस बहुत डिटेल से कर लिए हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं, आमीन।